हाँ जी, सभी को नमस्कार। एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है शून्य से शिखर तक के इस अभियान में। जो हमारी आज की कड़ी है टॉपर्स टॉक, उसमें जुड़े हैं रूपाराम जी कासनिया। ये नाम आप सभी साथी हैं वो अच्छी तरीके से जानते हैं, क्योंकि रूपाराम कासनिया जी एक ऐसे व्यक्तित्व हैं जिन्होंने जो भी एग्जाम दिया है, चाहे वो सेकंड ग्रेड का एग्जाम दिया हो स्कूल एजुकेशन में, चाहे संस्कृत एजुकेशन में, चाहे फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम दिया हो, चाहे वो एनवीएस का हो, चाहे वो अपने स्कूल एजुकेशन का हो, हर चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम हो, सारे के सारे एग्जाम जो दिया है वो क्वालिफाई किया, वो भी अच्छी रैंक के साथ। फर्स्ट ग्रेड में इनकी एग्जाम है वो 9th, फर्स्ट ग्रेड एग्जाम में जो इनकी रैंक थी वो 9th थी। इस बार इनकी रैंक है वो सेकेंड रैंक। शिक्षा विभाग का सबसे बड़ा एग्जाम है जिसको उन्होंने टॉप किया एक प्रकार से। फर्स्ट सेकेंड रैंक मुझे लग रहा है दोनों ही टॉपर ही होते हैं। तो आज के इस जो हमारा ये जो सेशन है काफी शानदार रहेगा। ये उन साथियों के लिए भी शानदार रहने वाला है जो मैथ्स के अलावा बाकी अदर स्ट्रीम से भी हैं, क्योंकि रूपाराम सर का स्कोर है वो जीके के अंदर 40 के आसपास स्कोर है, जो मुझे लगता है कि आर्ट्स के साथियों के लिए भी थोड़ा सा चैलेंज रहता है। बहुत वीडियो लंबा जरूर बनेगा, बट काफी कुछ चीजें आपको सीखने के लिए मिलेंगे। तो आज हम अभी स्वागत करते हैं ज्यादा समय लिए बिना ही आज के जो हमारे खास मेहमान है रूपाराम कासनिया जी। आपका मोस्ट वेलकम है राजा अकेडमी ऑफ मैथमेटिक्स के प्लेटफॉर्म पर। धन्यवाद सभी साथियों का जो ऑनलाइन जुड़े हैं। सबसे पहले तो सर आपका बहुत बहुत आभार जो आपने छोटे से एक रिक्वेस्ट के ऊपर आप हमारे जो साथी जुड़े हुए हैं असिस्टेंट प्रोफेसर फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, उनको जो ये यात्रा है, यात्रा कैसे आसान रह सकती है, कैसे इजी रहेगी, वो बताने के लिए आप हाजिर हुए हैं। और दूसरा आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपने असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में सेकंड रैंक हासिल की। धन्यवाद सर। वो ये है कि मैं कुछ मैसेज आए थे टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप मैसेज आए थे कि सर हमको कुछ बताओ, गाइड करो कि कैसे क्या करना चाहिए। तो फिर मैंने सोचा कि सर राजेरा सर है तो उनके चलते हैं वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, वहाँ सभी को गाइड कर देंगे। और एक साथ ऐसे भी हो जाएगी कि कैसे आप ट्रिक अपना सकते हो, कुछ आप क्या कैसे अप्लाई कर सकते हो। इस लास्ट 2 मंथ बचे हैं आपके एग्जाम के अंदर, तो उसमें बिल्कुल सर से हम बहुत ही चीजें लेंगे, क्योंकि सर का जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए ना वो काफी ज्यादा है। लगभग स्कोर की मैं बात करूं तो सर का स्कोर रिटर्न के अंदर ही 160 के अराउंड है, जबकि जो फाइनल मेरिट गई थी जनरल कैटेगरी वो भी 152 मार्क्स के आसपास थी। तो रिटर्न में इनके स्कोर बहुत ज्यादा थे। तो इन्होंने कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए, कौन सी शॉर्ट ट्रिक की, क्या चीजें याद की, सारी चीजें आपको बताएंगे 1 बाय 1 करके। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सर से कि सर आपका जो परिचय है और जो आपकी क्वालिफिकेशन है वो कहाँ से हुई। सर मेरा नाम रूपाराम कासनिया है, मैं नागौर जिले का रहने वाला हूँ और मैंने जो ग्रेजुएशन है वो अजमेर से पास आउट हुई, जो गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर जीसी नाम से प्रसिद्ध है। और फिर मैंने जो एमएससी प्लस बीएड किया था वो मैंने किया था सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान सीयू से। और उसके बाद मैंने पहला एग्जाम दिया था 2018 के अंदर, जो सेकंड ग्रेड का था, क्वालिफाई थे। उसके बाद संस्कृत विभाग का दिया था, फिर मैंने नवोदय का दिया था, फिर मैंने दिया था टेक्निकल एजुकेशन वाला पॉलिटेक्निक वाला, उसमें भी मैंने इंटरव्यू दे के आए थे, पोस्ट कम थी उसमें। और उसके बाद मैंने दिया था एग्जाम असिस्टेंट प्रोफेसर 2021 वाले का, और फिर अब दिया हूँ मैंने इसमें फर्स्ट ग्रेड का भी दिया। हाँ, बीच में फर्स्ट ग्रेड का भी एग्जाम दिया था एक, और फिर इसके बाद में मैं अभी असिस्टेंट प्रोफेसर 2023। लगभग आप देख रहे होंगे कि शायद ही कोई एग्जाम सर से जो नहीं हुआ वो असिस्टेंट प्रोफेसर का नहीं हुआ लास्ट टाइम। तो सर ने ये नहीं कि हताश होना, निराश होना, डबल एनर्जी के साथ, डबल जोश के साथ वापस आए और सेकंड रैंक के साथ सिलेक्शन है वो हासिल किया। तो ये आपका जोश जुनून होना चाहिए। ये नहीं भी अपना सिलेक्शन नहीं हुआ तो हम हताश हो गए, किस्मत ही अच्छी नहीं थी, ये चीजें आपकी ये जो नेगेटिव थॉट है या जो आप अपनी किस्मत वगैरह दोस्त नहीं देना। मैं मानता हूं कि एग्जाम में सिलेक्ट होने के लिए, अच्छी रैंक के लिए कुछ फैक्टर मायने रखते हैं। एक बार नहीं हुआ तो भी हताश नहीं होना, वापस दुगने जोश के साथ लगना है और आपको अच्छे से तैयारी करनी। इस बार भी हम देख रहे हैं काफी साथी थे जो आपके साथ तैयारी कर रहे थे, किसी कारणवश से अच्छा स्कोर भी था बट सिलेक्शन नहीं हो पाया। तो आप उन साथियों को कुछ छोटा सा मैसेज देना चाहो। सबसे पहले मैसेज तो यही है कि हो सकता है कि आपकी कोई कमी रह गई हो, रिवीजन का कमी रह गई हो, प्रैक्टिस रह गई हो, कि आपने टेस्ट नहीं ली हो, किसी ने भी वो रह गई हो, आप तो उस पर फोकस करो, रिवीजन पे। अब क्या कंटेंट तो आपका पढ़ा हुआ है, अब केवल मेनली 2 महीने बचे हैं। अब मोटिवेशन ये रखो कि इस बार जो पेपर होते हैं ना, इंटरव्यू की जरूरत नहीं पड़े, इतने मार्क्स लेके आ जाओ कि आपको 1 नंबर रैंक पे या 2 नंबर रैंक तो अपने आप ही आओगे। तो ऑटोमेटिक आप अंदर से मोटिवेशन आएगा कि हाँ, कि इंटरव्यू की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए इस बार। तो आप क्या करोगे, रिवीजन फोकस करो, डेली रिवीजन करो।
सबसे बड़ी बात है कि डेली रिवीजन करो। बिल्कुल सर लास्ट टाइम भी तैयारी कर रहे थे, मेरे साथ जुड़े हुए थे शुरुआत से ही, बट सर का उस समय पेपर सेट नहीं हुआ। मुझे नहीं लगता नॉलेज की कुछ कमी थी, बट वो 3 घंटा या जो भी XYZ रीजन माने छोटी मोटी रही, अदरवाइज सर सेलेक्ट हो जाते। बट कोई बात नहीं, सर ने कहा कोई बात नहीं, शायद कुछ और लिखा है, कुछ बड़ा लिखा है, तो उस बार वास्तव में बड़ा लिखा और सेकंड रैंक के साथ सर हैं वो सिलेक्ट हुए। एक सर आप नवोदय विद्यालय में थे जब आप तैयारी कर रहे थे, तो वो एक आवासीय विद्यालय है, वहां पर जिम्मेदारियां काफी और भी ज्यादा रहती हैं, तो उस माहौल में भी आपने इतनी अच्छी तैयारी की, तो आपको क्या मोटिवेशन आपके अंदर रहा? मोटिवेशन ये था कि सभी साथी जो मतलब तैयारी कर रहे थे कि यार जॉब लगना है, वो भी कौन सी असिस्टेंट प्रोफेसर, जो लगभग मैं CU के अंदर पढ़ा था तब से ही मेरे मन में था कि मैं लगना है तो जॉब तो असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में, लेकिन उसमें वैकेंसी नहीं आई थी, वैकेंसी केवल सेकंड ईयर की थी, तब वो हमने तैयारी की थी। और नवोदय का था ही जो कि यार नवोदय कैसे ज्वाइन करे, तो मैंने कहा कि एक बार मौका देखना चाहिए कि लाइफ में कि यार वो मिला नहीं मिला, ये सब अफसोस होगा बाद में कि यार वो ज्वाइन कर लेते तो आप पता नहीं कहाँ होते। तो अफसोस किसी का नहीं रखना चाहिए, जो आपके मन के अंदर हो वो करे। तो मैंने नवोदय में ये था कि आपके पास जो ड्यूटी के बाद में टाइम मिलता है उसमें आप रिवीजन के मतलब तो खुद ही नोट्स बना रखे थे मैंने जीके के, और मैंने मैथ्स के ही नोट्स बना रखे थे पहले से ही, तो उनको मैं पढ़ता था थोड़ा सा जब भी टाइम मिलता था। हाँ, तो काम तो ज्यादा होता है, तो उसमें आप टाइम को क्या करना पड़ता है कि फोन को सीमित रखना पड़ता है, कि फोन ज्यादा नहीं चलाना। फिर आपको क्या करता है कि आप ऐसे ही टाइम पास ज्यादा नहीं कर सकते, कई चीजों में किसी से बातें ज्यादा नहीं कर सकते, क्योंकि आप पढ़ना फोकस रहेगा तब। बिल्कुल, रूपाराम सर ने जैसे बताया CU में है, और रूपाराम सर है जो मेरे बैच में थे, CU में भी 2-3 बार गए, वहाँ पे मेरे मित्र दोस्त प्रशांत चौरान है, मंजीत बेनीवाल हैं, जो स्कूल लेक्चरर हैं, तो वो मेरे पहले से दोस्त हैं, तो उनके माध्यम से हम ग्रेजुएशन में जानते, लगभग 10 साल 15-16 में हम मिले थे, और 10 साल लगभग जान गए हैं, तो तैयारी भी लगभग साथ में की हमने की थी। जो सर इस बार जो तैयारी कर रहे थे, तो लगभग 8-10 दिन में हमारी बातचीत हो जाती थी कि हमने पढ़ लिया है, ये चीजें करना है, ऐसे करना है। तो सर की जो आप आज बताएंगे भी आपको, OD के क्वेश्चन को मैं ऐसे सोल्व करता हूँ, PD के क्वेश्चन को ऐसे सोल्व करता हूँ, या डिफरेंशियल कैलकुलस के क्वेश्चन को ऐसे सोल्व करता हूँ, डायनामिक स्टैटिक्स के क्वेश्चन को ऐसे सोल्व करता हूँ, तो टेस्ट दे देते तो भी इनकी रैंक बहुत अच्छी आती थी। सर ऐसा करते क्या हो, आप क्या पढ़ते हो? तो मैंने बताया कि चीजें मैं ऐसे ऐसे करता हूँ, वो आज आपको ही बताएंगे। तो मुझे लग रहा है कि अगर आप फर्स्ट ग्रेड असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हो, तो ये वीडियो देखने के बाद आपका जो इन्हांसमेंट होगा वो काफी बढ़ जाएगा। आपको लगेगा चीजों को अपन इतने लेंथी लग रही थी, इन चीजों को छोड़ के जा रहे थे, तो वो चीजें ऐसे भी हम कर सकते हैं। तो बहुत सी चीजें अपने को सीखने को मिलेगी। तो 1 बाय 1 करके स्टार्ट करते हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम सर साइंस के विद्यार्थी के लिए, खास करके मैथमेटिक्स के जो विद्यार्थी हैं, जीके वाला पार्ट है उसमें बहुत डर लगता है। उनको लगता है कैसे भी करके मैं जीके पास करूँ। तो इस बार जो रूल भी आ गया है कि 36% है वो आपको मिनिमम चाहिए तीनों पेपर में। हालांकि मिनिमम तो कर देते हैं, बट सिलेक्शन के लिए जो स्कोर चाहिए वो हासिल करना है। वैसे जानकारी लिए बता दूं, सर का स्कोर है वो 50 में से 40 क्वेश्चन के अराउंड सही है, हो सकता है 41 हो सकता है 39 हो, तो वो फाइनल एंट्री के आने के बाद, बट ये बहुत बड़ा नंबर है। जीके के जो साथी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी थोड़ा सा चैलेंजिंग रहता है, जो आर्ट्स के साथी। तो सर थोड़ा सा सबसे पहले आप जीके का जो पार्ट है उसको कैसे तैयार करना है उसके बारे में थोड़ा सा आप बता दें, तो मैं सर को हैंडओवर कर रहा हूँ। तो सर थोड़ा सा आप अपने टॉपिक्स को। जीके के पार्ट के अंदर मेनली 5 टॉपिक होते हैं अपने पास में, ज्योग्राफी राजस्थान की, इकोनॉमिक सर्वे, जो दोनों आपस में कनेक्टेड होते हैं। तीसरा होता है पॉलिटी, फिर इसके बाद में आता है हिस्ट्री और कल्चर, जो आपस में कनेक्टेड होते हैं। और करंट होता है वो राजस्थान से बाहर नहीं जाता। मोनली जो टॉपिक होते हैं सारे वो राजस्थान के बाहर कोई भी टॉपिक नहीं जाते हैं। तो आप करना क्या होता है कि जो आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हो, सबसे पहले ज्योग्राफी में आपको राजस्थान का मैप होता है। यदि आप मैप सही कर लेते हो, मतलब मैप आपको एग्जैक्ट आता है, इसका मतलब आप ज्योग्राफी के 80% तक पहुंच जाते हो कि ये आपको पता चल गया कि ये अरावली है। ठीक है, अरावली से इधर तो नदियां निकलती है, इधर से नदियां निकलती है, वो किधर से घूम के जाती है। और फिर आप क्या होता है, कई बार घूमे हो, मतलब आपको पता चलता है कि हाँ ये वहां पे है, ये मंदिर वहां पे है, ये उस नदी का वहां पर ब्रिज बना हुआ है, तो वो आप वैसे कवर कर सकते हो कुछ, यदि आपने कहीं घूमे हो। सबसे पहले मैं है कि ज्योग्राफी में आपका राजस्थान का मैप आना चाहिए। मैप यदि आपका सही है, एग्जैक्ट है, और फिर आप क्या कर सकते हो, 80% ज्योग्राफी आप समझ सकते हो। और यदि आप ज्योग्राफी समझ लिए तो इकोनॉमिक सर्वे में क्या होता है, डाटा होता है। ठीक है, तो सबसे वो जो इकोनॉमिक सर्वे आता है राजस्थान का, उसमें शायद 150 पेज होते हैं, 150 प्लस के आसपास। उनकी एक प्रिंट निकालो, या यदि बुकलेट मिलती है मार्केट में तो वो ले लो। और ये उसके साथ में कोई एक जो चलती कंपटीशन एग्जाम के करने के लिए, जैसे मुमल होती है ना, रात होती है,
उसकी आती है पब्लिकेशन, उसमें क्वेश्चन होते हैं एमसीक्यू है, ठीक है। तो उसको आप क्या करोगे, पढ़ते रहो कि कितनी बार पढ़ना होता है। कम से कम आप बिना जो होते हैं ना आपके पास में एमसीक्यू वाला है, उसको कम से कम 3-4 बार आप ना ऐसे अप्लाई करो कि आप बिना ऐसे कि देखे कि हमको तो कितना कितना पता है, ज्यादा कितना पता है कि कहाँ मिस्टेक हो रही है। मिस्टेक जहां हो रही है उसको आप नोट करो, एक डायरी रखो कि मिस्टेक किधर हो रही है हमारे पास में। जहां मिस्टेक होती है उसको नोट करो कि हम मेरे इस पार्ट में मिस्टेक है, यानी मतलब डाटा पहले वाले 3 तो सही है लेकिन लास्ट वाले 3 में दिक्कत है। इसका मतलब आप लास्ट के 3 को डाटा को याद रखो, ठीक है। और कई बार ऐसा होता है कि डाटा की आप पूछते हैं राजस्थान की आई, ठीक है, WPI पूछते हैं, CPI पूछते हैं, तो वो डाटा आप क्या करोगे, एक दिन में सारा याद नहीं होगा आपको। इसको क्या करो, छोटे छोटे टुकड़ों में याद रखो कि मैं पहले है ना इसमें 3 डाटा याद रखेंगे इकोनॉमिक सर्वे में, फिर अगले दिन क्या करेंगे और 3 याद रखेंगे, और अगले दिन क्या करेंगे और 3 याद रखेंगे। इससे क्या करोगे तो धीरे धीरे आपको डाटा याद हो जाएंगे एक टाइम बाद में। और आपको यदि इसका रिवीजन करना हो तो क्या करोगे, रिवीजन के लिए आप एक खाली पेज लो, उसमें लिखो कि इकोनॉमिक सर्वे के अंदर हमारे पास में कितने पॉइंट है और इस पॉइंट का कितना डाटा है, लास्ट ईयर में कितना था और अब कितना हो गया, कितना चेंज हो गया आप निकाल सकते हो। यदि मैथमेटिक्स स्टूडेंट हो तो कितना परसेंट चेंज होगा वो आप अपने आप निकाल सकते हो कि इतना परसेंट इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज हुआ है। उस हिसाब से आप अपनी इकोनॉमिक सर्वे को और मजबूत कर सकते हो। और जो उसकी होती है ना 150 पेज की जो नोट शीट होती है या PDF होती है, उसमें जो डार्क दिया होता है, डार्क पार्ट को आपको कंप्लीट पढ़ना है, छोड़ना नहीं डार्क पार्ट को, क्योंकि डार्क पार्ट से मैक्सिमम क्वेश्चन आ जाते हैं, मैक्सिमम 80-90% आ जाते हैं। फिर भी लेकिन वो भी पढ़ना होता है, फिर आप पढ़ोगे पता चल जाएगा। पहली बार में आप क्या करोगे, केवल मेनली डार्क पढ़ना है उसके, फिर अगली बार में क्या करोगे, साथ साथ नोट्स बनाते रहना इसके इकोनॉमिक सर्वे के। क्यों, मेनली इसके इकोनॉमिक सर्वे के 30 या 40 क्वेश्चन आते हैं, मेनली 30 जो मेन क्वेश्चन होते हैं वो 30 तो लगभग सही हो जाता है, लेकिन 10% जो क्वेश्चन होते हैं उनको सही करने के लिए आपको इसके अंदर डीप के अंदर जाना पड़ेगा। ये आप क्या करो, पहले बार में आप इसको जो मेन में सिंपल आपको याद हो सकते हैं वो पढ़ो, अगली बार राउंड लो वापस, क्या करोगे और इसके अंदर डीप जाओ, ठीक है। जैसे डीप जाओगे तो आपको याद हो जाएंगे, हाँ ये पिछली बार छूट गया था और फिर इसके अंदर है। और फिर क्या करोगे, जो टेस्ट सीरीज होती है उसको देखो कि क्वेश्चन कैसे कैसे पूछ रखे हैं। अच्छा, टेस्ट सीरीज में ये पॉइंट पूछा था जो अपन से छूट गया था, तो उसको डायरी नोट करो। मिस्टेक की डायरी रखो अलग, एक जीके पार्ट के लिए, एक सब्जेक्ट पार्ट के लिए। आप जीके पार्ट की डायरी में क्या कर लिखोगे कि मेरे क्या गलती हुई थी उस टेस्ट में, मेरे ये मिस्टेक हो गई, इसका मतलब डायरी नोट करो और उसको याद करो, 2-3 बार ऑटोमेटिक याद हो जाएगी। फिर आप क्या कर सकते हो, ये पॉलिटी के लिए सबसे ज्यादा क्वेश्चन आरपीसी जो अच्छा बनाती है पेपर, पॉलिटी बनाती है। कि पॉलिटी में क्या होता है, CM राज्यपाल हो गए और उनके मुख्य सचिव हो गए, उनका कर्म पूछते हैं, उस समय कौन था, उसके साथ में कौन था, ठीक है। तो आपको देखा होगा इस बार भी आया था एक क्वेश्चन। तो आप क्या करते हो, जैसे मुख्य सचिव के हैं आपको याद करना है तो पहले दिन करोगे, लगभग जो लास्ट के 3 होते हैं, फर्स्ट 3 होते हैं वो सबको याद होते हैं, लेकिन जो 20 के होते हैं वो याद नहीं रहते हैं कि भाई कि इसके टाइम पे कौन था। तो आप क्या करो, 3-3 का पेड़ बनाओ या 2-2 का पेड़ बनाओ या 4-4 पेड़ बनाओ, वैसे याद रखो। और अपने जो डेली लाइफ होती है उससे कनेक्ट करके रखो। जैसे कि मेरे साथ मनोज है तो मनोज नाम से कोई ऐसा कोई रहा होगा, जैसे मनोज सिन्हा राज्यपाल आता, तो उससे कनेक्ट करो। और कोई दूसरे नाम व्यक्ति है उसके नाम से कनेक्ट करोगे तो आपको क्या होगा कि जीके में जो पॉलिटी वाला पार्ट है ना वो कनेक्ट हो जाएगा कि हाँ उस माइंड से कनेक्ट करो। आप आस पास व्यक्ति हो, गांव में हो, परिवार में हो, सदस्य से पॉलिटी को वैसे कनेक्ट करो जैसे आप, और जैसे पॉलिटी का रिवीजन करना हो आपको, जैसे महिला आयोग है, महिला आयोग टॉपिक राजस्थान में पॉलिटी में कि इस महिला आयोग की नियुक्ति कौन करता है, पहला पॉइंट याद हो गया कि हाँ ये नियुक्ति करता है, CM करता है या राज्यपाल करता है। दूसरा पॉइंट इसकी क्या होती है कि 6-62 होती है, 3-62 होती है, कितना होती है वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। शॉर्ट का मतलब हो गया कि 2 मिनट लगेगा, 3 मिनट लगेंगे, फिर लगेगा इसका कार्य क्या है, फिर इसमें महिला आयोग में कौन कौन रही थी सदस्य, सदस्य कई बार सदस्य पूछते हैं, कई बार उसके अध्यक्ष पूछते हैं कौन कौन अध्यक्ष रहा था, ठीक है। इसको क्या राज्य सरकार हटा सकती है, नहीं हटा सकती महिला आयोग के अध्यक्ष को, ठीक है। महिला आयोग के अध्यक्ष में और भी और ऐसे याद कर सकते हो आप टॉपिक को। फिर आता है अपने पास में हिस्ट्री कल्चर। हिस्ट्री में जो आपको पॉइंट दे रखे हैं सिलेबस में उसको पढ़ो ज्यादा, उसके अलावा ज्यादा बाहर में जाओ,
जैसे कि 1800 तक पढ़ना होता है आपको 8वीं सदी से, तो उसमें मेन जो ट्राइब है उनको पढ़ो, ज्यादा मत पढ़ो, उसमें डीप मत जाओ। और कल्चर का एक भी पॉइंट मत छोड़ो, मतलब सिलेबस के अंदर दे रखा है उसके एक भी पॉइंट मत छोड़ो। और आपकी करंट है, करंट लगभग 1 साल तक आप कवर करो तो आपकी क्या हो जाएगी। और फिर डेली आप इन टॉपिकों को 20-20 मिनट या 10-10 मिनट आप टाइम देना चाहते हो डेली कि 20 मिनट देने का मतलब क्या हो गया, 20 इसका 20 का मतलब जो घंटा आप दोगे, 1 घंटा 20 मिनट डेली। 4 टॉपिक है, 5 टॉपिक है, 5 टॉपिक है तो 40 मिनट हो जाएगा। 40 मिनट रहेंगे तो वो क्या करो, रिवीजन में दो इसको 1 घंटा 40 मिनट आप डेली रिवीजन, उसके अलावा आप इस पार्ट को पढ़ोगे, ठीक है। जीके में ये सीरीज बनाओगे और टेस्ट सीरीज लो आप। मैंने तो टेस्ट सीरीज ले रखी थी, 5-6 टेस्ट ले रखी थी। सबसे पहली थी मेरे पास गुरु ज्ञान की, फिर मैं ले रखी थी हिस्ट्री पॉइंट की, फिर मेरे पास थी कलाम की, और सबसे जो मतलब आप कहोगे हाई लेवल की है वो कॉस्मोस टेस्ट सीरीज थी, ठीक है। ये मेरे पास 5 टेस्ट सीरीज थी, तो उनको अच्छे मतलब आप कर सकते हो। यदि आप बिगिनर हो तो आप एक नॉर्मल टेस्ट सीरीज ले लो। यदि आपको कल से और भी हाई करना है तब आप क्या कर सकते हो कि हम उसमें कॉस्मोस की टेस्ट सीरीज आती है। उसमें क्या होता है, उसका लेवल अच्छा होता है कि आपकी हर सेंटेंस के अंदर अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, नहीं तो आप क्या हो जाएगा कि क्वेश्चन गलत हो जाएगा कि नहीं पूछ रहा है, था पूछ रहा है, कुछ ऐसी चीजें होती है उसमें। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर ने बताया ये चीजें क्या है। अभी तो अपने पास समय नहीं, अगर आप अभी ये करने लगोगे तो नहीं कर पाओगे। ये बिगिनर है तो आपके पास 1.5 साल का समय है उस हिसाब से। सर तो क्या 2018 से पढ़ रहे हैं, सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड हर जगह दिखी आती है, बहुत शानदार हो रखा, तभी ये 360 डिग्री आपको बता पाओ। बट अभी समय अपने पास कम है, तो अगर आप 2 दिसंबर 2025 वाली तैयारी कर रहे हो तो रिवीजन आपको करना, रिवीजन बहुत जरूरी चीज है। इतना ज्यादा रिवीजन करेंगे और समय टेस्ट सीरीज आपको अगर ध्यान में हो, पेपर होने के बाद मैंने तुरंत बात भी बताया कि इस बार 40% 40 के आसपास जीके में आ रहे हैं। रूपाराम सर का मैं नाम भी लिया था इस वीडियो में, उनका स्कोर है वो 160 के राउंड जा रहा है ना। क्योंकि और मैंने बोला था टेस्ट सीरीज उन्होंने 6-7 टेस्ट सीरीज ले रखी, तो सर आज खुद बता रहे हैं कि ये टेस्ट सीरीज मैंने ले रखी थी। टेस्ट सीरीज पहले एक ही लेनी है, अगर वो कंप्लीट कर ली है, आपके पास समय है तो दूसरी ले, क्योंकि सर का सिलेबस पहले से तैयार था, इनको तो रिवीजन और टेस्ट सीरीज ही लगानी थी, ठीक है ना। तो इस चीज का थोड़ा सा विशेष ध्यान रखें। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जीके वाला पार्ट को लेकर के आप बच्चों मन में जो भी क्वेश्चन थे वो मुझे लग रहा है कि अब आपके मन में कुछ भी नहीं है। इसके अलावा कुछ और हो आपके मन में तो सर आपके लिए हाजिर है। सर का एक टेलीग्राम चैनल बना रखा है, उसमें है, उस पर मेरे नोट्स अपलोड कर रखे हैं। नोट्स अपलोड करके सर ने जीके वाले मैथ्स की भी कुछ चीजें वहां पर आपको धीरे धीरे टाइम टू टाइम अपलोड कर देंगे। सर आपके चैनल का क्या नाम है? रोक्स मैथ्स अकेडमी, है ना। रोक मैथ्स अकेडमी है, तो आप यहाँ पर जरूर जुड़ जाएं सर के साथ, जो आपको टाइम टू टाइम जीके और मैथ दोनों चीजें आपको मिलती रहेंगी। नेक्स्ट चीज सर हम बात करते हैं, एक छोटा सा टॉपिक चीजें आती है, मैथमेटिक्स की बात करें, जीके मुझे लग रहा है कि चीजें होगी। मैथ्स का अंदर एक चीज भी रहती है, एक तो सर साथियों के क्वेश्चन आए हुए हैं और मुझे लगता है ये थोड़ा सा खास करके मैथ जैसे टॉपिक में रहता है, एक तो स्पीड का और एक एक्यूरेसी का। स्पीड अगर ज्यादा कर लेते हैं तो एक्यूरेसी कम जो हो जाती है। दूसरा एक्यूरेसी के चक्कर में कई बार क्या है कि स्पीड है वो कम हो जाती है। तो इन दोनों के अंदर बैलेंस किस प्रकार बनाएं ताकि हम अच्छे स्कोर कर सकें, तो थोड़ा सा आप एक बार नेक्स्ट देखो, स्पीड और एक्यूरेसी, मतलब स्पीड का मतलब हो गया कि आप वो क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, उसमें 150 आते हैं मैथ्स में, उसमें से आपको हर क्वेश्चन के लिए 1 मिनट होगा, ठीक है, लगभग 1 मिनट होगा। जो 30 मिनट बचते हैं वो आपको मार्क मतलब गोले मार्क करने में काम आएंगे। लगभग एक क्वेश्चन को आपको 1 मिनट सोल्व करना होता है। कई बार क्वेश्चन ऐसे होते हैं लेंथी होते हैं, ठीक है, एग्जाम में आप सोल्व नहीं कर सकते। इसका मतलब क्या हो गया कि आप उसको क्या करना है, या तो उसके ऐसे हिंट याद रखो कि इसका हिंट याद रखेंगे तो आप इस क्वेश्चन को इस टाइप से कर सकते हो, या ऐसे याद रखो कि आपकी जैसे ये एनवलप है, आपने देखा होगा, इस एनवलप में हमारे पास में एक तो डिफरेंशियल कैलकुलस में आता है और एक इसमें डीजी में आता है। अब देखो हमारे पास 4 टाइप की फॉर्म हो, यदि x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल टू a, x अपॉन cos अल्फा प्लस y अपॉन sin अल्फा इक्वल टू a। तो थर्ड फॉर्म है x sec अल्फा y tan अल्फा इक्वल टू a b, और x अपॉन sec अल्फा प्लस y अपॉन tan अल्फा इक्वल टू b, इस टाइप से। और एक लास्ट में बचती है फिफ्थ वाली क्वाड्रेटिक फॉर्म वाली।
यदि हमारे पास इस टाइप से स्टैंडर्ड फॉर्म आती है तो हमारे पास में डायरेक्ट इसकी रिजल्ट याद रखो कि इसका डायरेक्ट रिजल्ट क्या है। यदि आप रिजल्ट याद रखोगे तो इसको सोल्व नहीं करना पड़ेगा, नहीं तो आपको सोल्व करने में 3-4 मिनट चले जाएंगे। तो आपको इसका पता है कि आपके पास में इसका हमारे पास जो होता है एनवलप आता है वो क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर आता है। ठीक है, इसका एनवलप क्या होता है, आता है प्लस का ही है लेकिन अपॉन में 3 आ जाता है, इक्वल टू क्या होगा a की पावर 2/3। अब हमारे पास में x सेक अल्फा y टेन अल्फा इस टाइप का फॉर्म हो तो हमारे पास क्या होता है, इसका एनवलप एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर आता है। यहां पे क्या था, प्लस का था और यहां पे क्या आ गया, माइनस का। इतना चेंज होता है इस टाइप की फॉर्म में। और जो नीचे वाला होता है उसका होता है कि हमारे पास जब नीचे होता है तो अपॉन में 3 आता है, तो यहां पे भी क्या आएगा 2/3, माइनस का साइन तो है ही है इसमें, और 2/3 इसमें भी, और b की पावर भी 2/3। और लास्ट एक फॉर्म आती है क्वाड्रेटिक फॉर्म की b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। यदि सारी भी इस एनवलप में इस टाइप की नहीं होती है तो आपके पास में डेरिवेटिव वाला मेथड है। यदि इस टाइप का नहीं है इसका मतलब आपको एग्जाम में उसको सोल्व तो करना ही पड़ेगा। यदि इस टाइप में है तो आपका टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा और आपकी स्पीड भी बढ़ जाएगी। यदि टाइम कंज्यूमिंग हो गया इसका मतलब हो गया कि आप और अच्छे से क्या क्वेश्चन को अटेंड टाइम दे सकते हो दूसरे को, तो आप क्या बढ़ जाएगी, वो एक्यूरेसी भी बढ़ सकती है। आप यदि डायरेक्ट स्पीड बढ़ाने के लिए सबसे चीजें सर ने बताया किस टाइप के क्वेश्चन है, एक प्रकार से क्वेश्चन बट इनमें सिमिलरिटी इस टाइप के क्वेश्चन आप एक जगह अपने शॉर्ट नोट्स में ऐड करते रहिए, ताकि लास्ट टाइम ये नहीं कि ऐसे क्वेश्चन आप सोल्व करें। अगर आपको ये डायरेक्ट ध्यान में ऊपर है तो प्लस आएगा, कोस है नीचे कोस है तो भी प्लस आएगा, लेकिन सेक ऊपर है तो माइनस, सेक नीचे है तो माइनस, लेकिन पावर 2/3। इस टाइप की आप सिमिलरिटी बनाओ क्वेश्चनों की और अपने शॉर्ट नोट्स में ऐड करो, ताकि टाइम का आप बचा सको और टाइम जैसे बचेगा स्पीड अपने आप बढ़ जाएगी। तो ये काम आप कर सकते हो। ऐसे काफी टेक्निक है, सर ने जैसे उदाहरण के लिए बताया एनवलप में ऐसे कर सकते हैं, ऐसे आप बहुत सी चीजों के अंदर आप ऐसा कर सकते हो। बिल्कुल इसी का विशेष लाभ मिलेगा अगर आप इस प्रकार से करते हो और अपने शॉर्ट नोट्स के अंदर ऐड करते रहते हो। नेक्स्ट के अलावा सर एक क्वेश्चन है कि एमए और मैकेनिक सेकंड है ना, वो टॉपिक थोड़ा सा काफी साथियों के लिए लेंथी रहता है। एमए में कैलकुलेशन रहती है और मैकेनिक सेकंड है, उसमें भी समस्या रहती है, तो उसको आपने किस प्रकार किया? एनए में आप ऐसे कर सकते हो कि यदि लगभग नॉर्मली क्वेश्चन आते हैं कि वो रेगुलर फाल से सोल्व करो या उनके रिजल्ट आते हैं या डायरेक्ट उसका फॉर्मूला आता है तो आपको ऑटोमेटिक सही है। रेट ऑफ रिएक्शन आपको पता होती है तो उसमें बताने की जरूरत नहीं पड़ती। रेट ऑफ रिएक्शन में केवल प्रॉब्लम कहाँ आती है कि आपको डेरिवेटिव करना है तो उसकी वैल्यू क्या हो सकती है, कि भाई डेरिवेटिव वाले वैल्यू आते हैं उनको। तो लगभग हर टॉपिक होता है उसमें 10 या 15 क्वेश्चन है, 10-15 क्वेश्चन, 10 एग्जाम्पल है, 5-7 क्वेश्चन मेनली पीछे वाले। तो उनको या तो आप ऐसे करो उनके डाटा या तो याद रख सकते हो, डाटा यदि आपकी मेमोरी अच्छी है याद रख सकते हो तब याद रख लो। एक ऐसे नहीं कि आप एक साथ पूरा याद रखो, टुकड़ों में तोड़ तोड़ के याद रखो कि भाई इसके 3 क्वेश्चन ये। और फिर यदि आपके पास मेमोरी अच्छी नहीं है तो आप एमसीक्यू बना सकते हो उसके। यदि आपने थोड़ा बहुत एमसीक्यू बना लिया, हर टॉपिक एमसीक्यू नहीं बनाना, जो आपको हार्ड लगे या जो आपको समझ नहीं आए या आपको लेंथी लगे तो उसको एमसीक्यू की एग्जाम में इस टाइप से आएगा तो हमें कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है। एक चीज सर काफी साथियों के बिगिनर जो साथियों के मन में डाउट रहता है और ये सभी के साथ रहता है, मुझे लग रहा कि कुछ टॉपिक लॉन्ग टॉपिक होते हैं तो शुरुआत में जो हमारा मोटिवेशन जोश रहता है अच्छे से पढ़ते हैं, बट जैसे जैसे अपन टॉपिक के लास्ट में जाते हैं धीरे धीरे जोश खत्म हो जाता है और फिर उस टॉपिक में बोरिंग से होने लग जाता है। तो वो कैसे हम मैनेज करें उन चीजों? बोरिंग से बचने के लिए सबसे बढ़िया है कि आप उस टॉपिक के सबसे पहले पार्ट में सिंपल करो। ठीक है, उसके शॉर्ट नोट्स बना लो सिंपल के, कि भाई एग्जाम में क्या होता है कि एग्जाम में पता नहीं चलता ना कि आपके कौन से पार्ट से सिंपल क्वेश्चन पूछेगा, कौन से पार्ट से हार्ड पूछेगा। इसका मतलब एग्जाम में टॉपिक हर करना है, हर यूनिट करनी है। इसका मतलब यदि सिंपल क्वेश्चन छोड़ दिया आपने इसका मतलब आप ऑटोमेटिक पीछे हो गए। एग्जाम का मेन यही है कि आपने सिंपल क्वेश्चन छोड़ दिया, इसका मतलब हो गया कि आप पीछे जा रहे हो। हार्ड क्वेश्चन चाहे आपको आए नहीं आए वो फर्क नहीं पड़ता, सिंपल क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले राउंड में आप सिंपल क्वेश्चन लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। आपको यूनिट कर देगा कि सर एक साथ करना चाहिए, कोई जरूरी नहीं एक साथ करो, तब वो वहाँ एग्जाम में तो एक साथ ही आएंगे आपके कि भाई यूनिट ये नहीं कि सर मैं पहले ये यूनिट पढ़ूंगा ये बाद में ये यूनिट पढ़ूंगा, उसका फर्क नहीं पड़ता ना। एग्जाम में साथ में आएंगे और हो सकता है कई बार क्वेश्चन ही मिक्सअप होते हैं, पहला ये इसका दूसरा उसका। तो क्या करोगे आप, शॉर्ट सबसे पहले सिंपल को, उसमें आपने याद हो गया तो आगे बढ़ो, याद नहीं हुआ तो उसको रिवीजन करो, फिर भी याद नहीं हो रहा तो एक बार वापस रिवीजन करो या किसी के शॉर्ट नोट देख लो या किसी दोस्त से सलाह ले लो। जैसे हमारा ग्रुप था, राकेश मीणा, मनीष सेन,
दयाराम। तो अब यदि हमको कोई टॉपिक नहीं आता तो हम उससे क्या करते थे, पूछते थे किसी से, डिस्कस जरूरी है। और शाम का 1 घंटा 2 घंटा हम डिस्कस करते थे लगभग फोन पे कि इस टॉपिक में मेरे को ये याद है, तेरे को क्या याद है। जैसे जीके वाले पार्ट में क्या कहते हैं, तो बता तेरे जिले के 2 खास बता, मैं मेरे जिले के 2 खास बताऊंगा। तो ऑटोमेटिक ज्योग्राफी में याद होते हैं कि ये क्या क्या खास होंगे। आप माहौल का जो मैं बार बार बोल रहा हूँ, आपके आसपास इन्वायरमेंट इस टाइप का होना चाहिए। जब बैठो तो आप पढ़ाई की बातें करो, आप सब्जेक्ट की बातें करो, ताकि आप देश की राजनीति वगैरह ठीक है, पर तैयारी करते समय चीजें नहीं होनी चाहिए। जब फ्री हो तो आपको देश दुनिया के बारे में जानकारी होनी चाहिए। जब आप तैयारी कर रहे हो तो आप 2 चीज बताओगे तो हो सकता है सामने वाले को वहां से मिल जाए, कुछ नया मिल जाए। आप उसके साथ डिस्कस करोगे, हो सकता है वहां से आपको कुछ सीखने मिल जाए। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। दूसरी चीज मैं भी यही कहूंगा इसके अंदर, जो मोटिवेशन की बात है, तो फर्स्ट राउंड में आप तैयारी कर रहे हो, बिगिनर हो, एक बार थोड़ा थोड़ा सरसरी नजरों से पढ़ें, ताकि लगभग 60-70% कवर हो जाए। फिर आप रिविजन करोगे तो थोड़ा कुछ और नया मिलेगा, तो वो 80% तक जाएगा। फिर वापस रिविजन करोगे तो 90% तक जाएगा। फिर 4-5 बार रिविजन करोगे तो सब चीजें हैं वो तैयार हो जाएगी। अपन करते गए टॉपिक को लेके बैठ जाते हैं 15-20 मिनट तक, तो फिर वो बोरिंग होना, इस चीज में ऐसे भी किया जा सकता है। नेक्स्ट सर एक क्वेश्चन है, सबसे बड़ी एक ये मान सकते हैं कि मन में रहता है कि सर स्कोर है लगभग हम 120-30 तक चला जाता है। आपके तो नंबर ऑफ अटेम्प्ट कितने थे, क्वेश्चन एक बार थोड़ा सा हमें बताएं कि नंबर ऑफ अटेम्प्ट कितने थे जीके में, पेपर फर्स्ट पेपर सेकंड अटेम्प्ट। जीके में मैंने अटेंड किए थे 94 अटेम्प्ट, 90, काफी बड़ा नंबर। पेपर फर्स्ट में अटेंड किए थे मैंने 136 और पेपर सेकंड में ही 136। करने के बाद लगभग आपका जो आरपीसी के अकॉर्डिंग कितने सही बच रहे? लगभग मेरे मार्क्स बच रहे थे 40 लगभग बन रहे थे जीके में, और 59 या 60 लगभग इसमें बने थे दोनों में। तो 160 के आसपास अराउंड स्कोर हाँ। काफी बड़ा स्कोर है। मान कर चलो जो अपने फर्स्ट टॉपर हैं जितेंद्र कुमार, उनका भी स्कोर मुझे लग रहा है लगभग इतना ही स्कोर उनका था। इंटरव्यू में शायद 2-5 नंबर की वजह से फर्स्ट और सेकंड रैंक में इधर उधर। काफी अच्छी मेहनत की गई, सब दिख रहा है, मार्क्स से दिख रहा है। इतने क्वेश्चंस अटेंड करना भी बहुत बड़ी बात है, ठीक है ना। उसके साथ एक्यूरेसी मेंटेन है, एक्यूरेसी मेंटेन है, क्वेश्चन कर लेते हैं बट इस एक्यूरेसी में नंबर हमारे पास 100-110 बच पाते हैं, बट जबकि यहाँ पर आपके पास लगभग देख रहे हो 120 क्वेश्चन बच रहे हैं दोनों के, है ना। तो इसका थोड़ा सा आपको विशेष ध्यान रखना है, जैसा कि सर ने बताया। उसके अलावा सर मैक्सिमम स्कोर करने के लिए आपके पास कुछ टिप्स हो जो साथियों आप देना चाहें तो आप थोड़ा सा बता सकते। जैसे मैक्सिमम स्कोर करने के लिए मैथमेटिक्स में कितनी यूनिट है, 20 यूनिट है लगभग। तो आपको 20 यूनिट के लिए लगभग आपको डेली रिवीजन करेंगे तभी आपके माइंड में रहेगी। नहीं तो यदि आपने एक बार रिवीजन पढ़ा, उसके 10 दिन बाद नहीं पढ़ा आपने, तो क्या होगा कि आप उसको याद नहीं रख पाओगे लॉन्ग टर्म के लिए, ठीक है। तो आप डेली, है ना, जरूरी नहीं कि आप कोई टॉपिक ज्यादा पढ़ो नहीं पढ़ो, लेकिन रिवीजन जरूर करो। कोई टॉपिक छूट जाए कोई दिक्कत नहीं आपसे, लेकिन रिवीजन पे आप फोकस रखोगे ना कि मतलब मैंने कल पढ़ा था उसका रिवीजन किया, आप 2 दिन पता चल जाएगा कि हाँ ये रिवीजन हो गया मेरा, अब अगला टॉपिक करूंगा मैं। वो अपने खुद के अंदर आ जाएगा कि ये टॉपिक तो हो चुके हैं। मैंने इस टाइप से बना रखे थे कि मेरे को ये मैंने चिपका रखा था कि कोई पढ़ाई की नहीं की, लेकिन मैंने डेली ये करना है मेरे को कि मैंने लगभग इतना टाइम इसको देना है, इतना टाइम इसको देना है। कि डायनेमिक्स रिजिड बॉडी में क्या करना होता है सर, मैंने तो लगभग 10-15 क्वेश्चन या 20 क्वेश्चन मैंने याद रखे थे कि याद रखना है इनको, कि एग्जाम में आ जाए तो ये आएंगे तो छूटने नहीं चाहिए, बाकी आए तो कोई दिक्कत नहीं है। हो सकते हैं कि हमारे करने लायक नहीं हो, ठीक है। तो रिवीजन पे ज्यादा फोकस रखो। फिर हो सकता है कि आप रिवीजन कर रहे हो डेली, तो आप टेस्ट सीरीज ले लो, ठीक है। टेस्ट सीरीज किसी पास नहीं है तो टेस्ट सीरीज लो। मेरे पास तो थी, बहुत सारी थी मैथमेटिक्स में भी, मेरे सब पास में थी। एक राजेंद्र सर की थी, एक आयलर की थी, एक 2 और भी थी, टेस्ट सीरीज में थी। और आप यदि जैसे कि क्वेश्चन शॉर्ट ट्रिक लगाना हो आपको, ठीक है, शॉर्ट ट्रिक कह सकते हो या कैसे कह सकते हो आइडिया लगाना हो। शॉर्ट ट्रिक नहीं कह ज्यादा, आइडिया कह सकते हैं। जैसे पहला होता है आपके पास 2D और 3D। 2D और 3D में क्या होते हैं, इसमें पॉइंट दे रखा था कि भाई कोई कर्व इस पॉइंट से पास आउट होता है, इसका मतलब क्या हो गया कि वो पॉइंट उस कर्व को सेटिस्फाई करेगा। इसका मतलब क्या हो गया, आपके ऑप्शन के अंदर यदि पॉइंट दे रखा है, उस पॉइंट से आप उस जो ऑप्शन होते हैं 4, उसमें से डिस्कार्ड कर सकते हो कि ये तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता, क्योंकि उस पॉइंट को वो सेटिस्फाई तो जरूर करेगा। 2D और 3D में सबसे ज्यादा काम आने वाला है सेटिस्फाई वाला, कि आप उसको कंडीशन को सेटिस्फाई करवा लो।
उसको यदि सेटिस्फाई करा दो, इसका मतलब आप हाँ एक दो आप सोचोगे ज्यादा टाइम लग रहा है सेटिस्फाई कराने में, नहीं लगेगा। आप कैलकुलेशन आपकी अच्छी है तो कोई दिक्कत नहीं बचेगा। फिर हमारे पास में आता है ओडीपीडी। ओडीपीडी में आपको एक्सटर्नल रिजल्ट पता है कि हाँ इसका पीआई कैसे निकालते हैं, इसका सीएफ कैसे निकालते हैं, सबको पता है, कोई दिक्कत नहीं कि आप निकालते हो। ज्यादा टाइम लगता भी है, एक दो क्वेश्चन होता है उसमें लगता है, लेकिन कई बार ऐसे क्वेश्चन होते हैं कि आपसे सोल्व नहीं हो रहे हैं, तो आपको क्या करना होता है, उसके ऑप्शन पे जाना होता है कि इस ऑप्शन का यदि मैं डेरिवेटिव करूं क्या ये वो डिफरेंशिएशन आ रही है नहीं आ रही। ठीक है, कई बार होता है कि ऑप्शन को डेरिवेटिव करने के बाद में पता चल जाता है आपको कि इसका डेरिवेटिव करने पर ये तो कभी नहीं आएगी, खुद को आगे लग जाता है कि यदि आपने तैयारी अच्छी कर रखी है कोई दिक्कत नहीं है कि ऑप्शन का डेरिवेटिव करने पे ये आ ही नहीं सकता है, इसका मतलब ये तो कभी नहीं हो सकता, अगले में ट्राई करोगे और आगे ट्राई करोगे। ये थर्ड में आता है हमारे पास में यूनिट वाला, या अपन कह सकते हैं डायमेंशन। कि डायमेंशन की हमारे पास में पूछते हैं कि लेंथ ऑफ रोड, इसका मतलब इस रोड की लेंथ आती है वो उसकी डायमेंशन क्या होगी, इसका मतलब होगा वो उसमें होगा मीटर में होगा या सेमी में होगा, कुछ में, इसका मतलब 1 में होगा। देखो एक एग्जांपल देख सकते हो आप, इसमें दे रखा है कि हाइट ऑफ द वॉल, इसका मतलब हाइट किस में आती है, लगभग को पता है 90% को पता होना चाहिए मीटर में या सेंटीमीटर में, ठीक है, किलोमीटर में, इस टाइम आदमी। अब देखो यहां पर दे रखा है एक्स और वाई, वो भी क्या है डिस्टेंस ही है, एक्स यहां दे रखे डिस्टेंस ये रहा, ये भी किस में है, ये दोनों मीटर में या किलोमीटर में, किसी में भी होगा जो सेम है। अब देखो पहले वाला ऑप्शन ऊपर है डायमेंशन कितनी मीटर, एक्स की भी मीटर वाई की भी मीटर, अपॉन में क्या है मीटर प्लस मीटर, ऊपर हो गया मीटर स्क्वायर, अपॉन में क्या हो गया डायमेंशन क्या बचेगी मीटर बचेगी, तो 1 मीटर से 1 मीटर कट गया, बचा क्या मीटर। इसका मतलब इस डायमेंशन के हिसाब से इसका मतलब इसकी हाइट हो सकती है, आंसर ये पॉसिबल हो सकता है। अब आते हैं दूसरे वाले पे, इस पे क्या है डायमेंशन एक्स की मीटर है, वाई की भी क्या है मीटर, तो क्या होगा मीटर से मीटर कट गया, तो ये क्या होगी डायमेंशन होगी यूनिटलेस, या डायमेंशन क्या कह सकता है इसकी यूनिटलेस हो गया। इसका मतलब यूनिटलेस होने पे ये ऑप्शन तो किसी भी हालत में नहीं हो सकता, तो आप क्या कर दिया कि ये ऑप्शन डिस्कार्ड कर दिया। इसी टाइप से यहां नीचे देखोगे तो क्या कहेंगे ये ऑप्शन डिस्कार्ड हो गई, तो यूनिट से आप क्या मोस्टली 2 या 3 आपके पास में ऑप्शन डिस्कार्ड हो जाते हैं। हाँ अब 2 ऑप्शन बच गए, इसमें इसकी भी हो सकती है डायमेंशन, इसकी भी हो सकती है, इसमें फिर आपको क्या लगाना पड़ता है आइडिया लगाना पड़ता है या आपको सोल्व करना पड़ता है। यूनिट वाले में आपने काम लेना पड़ता है बहुत ज्यादा कि हाइट पूछे रोड पूछे, एक होता है ध्यान रखो जब भी कि लगभग किसी ध्यान रखते नहीं है, कोस थीटा हो गया साइन थीटा की वैल्यू पूछते हैं, कहीं पूछते हैं कि बी अपॉन ए प्लस ए बी, कौन सा सही होगा बी स्क्वायर अपॉन ए प्लस ए बी, दोनों में एग्जाम में क्या चेंज करता है कि ऊपर बी करता है नीचे कई बार बी स्क्वायर करता है, लेकिन आप देखोगे तो इसकी मीटर है, यहां मीटर और मीटर मीटर स्क्वायर हो गया, लेकिन साइन थीटा या कोस थीटा जो भी होते हैं वो यूनिटलेस होते हैं। इसका मतलब ये इसका ऑप्शन कभी नहीं हो सकता, ऑप्शन किसका हो सकता है हाँ इस टाइप से हो सकता है। डायमेंशन मैकेनिक्स और डायनेमिक्स हो गया, मैकेनिक्स थर्ड वो हो गया यूपीजी वाला पार्ट, उसमें सबसे ज्यादा काम आने वाला पार्ट है कि उसकी यूनिट कैसे चेक करोगे आप, यूनिट से पता चल जाएगा आपको कि क्या पूछा है। जैसे फोर्स पूछते हैं, टेंशन पूछते हैं, टेंशन और फोर्स की क्या होती है सेम होती है, एम में होता है। इससे आइडिया लगा सकते हो कि किसकी फोर्स की डायमेंशन या टेंशन की डायमेंशन सही मिल रही है, ठीक है, उसकी यूनिट भी सही मिल रही है, तो उससे आप क्या लगा सकते हो ऑप्शन डिस्कार्ड कर सकते हो, ठीक है। बेस्ट टेक्निक यही होती है, अगर आपको समय बचाना है तो आपको औरों से आगे जाना है, आगे बढ़ना है, कुछ डिफरेंट करना है, मेन मेथड होते हैं सबसे पहला डिस्कार्ड मेथड। आप डिस्कार्ड कर दो ऑप्शन को, वो मैक्सिमम में 2 तो हो ही जाते हैं, अगर तीसरा डिस्कार्ड होता है तो चौथा बना सही देगा। उसके अलावा जैसे सर ने बताया कंडीशन सेटिस्फाई करने वाला, जो पॉइंट सेटिस्फाई करवाई देखो, ऐसे ही आप इंटीग्रल इक्वेशन वगैरह के देखोगे वहां पर तो बाउंड्री कंडीशन गिवन है तो कंडीशन चेक करवा के देखो कौन सा ऑप्शन संतुष्ट कर रहा है, जो नहीं कर रहा उसको डिस्कार्ड कर दो। उसके अलावा स्टैटिक्स डायनामिक्स जो बड़ा चैलेंजिंग रहता है उसमें भी डायमेंशन वाला मेथड सर ने बताया है, काफी क्वेश्चन ज्यादा नहीं तो 15 में से 8-10 क्वेश्चन ऐसे मिल जाते हैं जो आपका समय बचाएंगे, बाकी बचे हुए क्वेश्चन को आप सोल्व कर सकते हैं। ये कुछ टेक्निक्स हैं जिनकी हेल्प से हमें
बाकी जो साथी तैयारी कर रहे हैं उनसे आगे बढ़ सकते हैं। बहुत ही शानदार टेक्निक है सर आपने, और मुझे लग रहा है इन टेक्निक का यूज करके ही इतना अच्छा स्कोर है वो हासिल किया। काफी साथी यूज भी कर रहे हैं और बहुत से साथी इनसे अंजाम रहे, तो वो साथियों के काफी बेनिफिशियल रहेंगे मुझे लगता है। इसके अलावा सर आप के कुछ और आप थोड़ा बहुत गाइडेंस देना चाहते हो कि लगभग 2 महीने का समय बचा असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, और मुझे लग रहा है फर्स्ट ग्रेड के साथी हैं उनको भी लगभग सिमिलरिटी रहते हैं मैथ्स और जीके वाला पार्ट। तो असिस्टेंट प्रोफेसर की जो तैयारी कर रहे हैं 2 महीने बाद एग्जाम है, तो आप उनको क्या एक मैसेज देना चाहोगे कि किस प्रकार वो तैयारी करें ताकि अपनी जो तैयारी उसको इन्हांस कर सकें और आपकी तरह अच्छा स्कोर करके अच्छी रैंक है वो हासिल कर सकें। सबसे पहली बात है कि यदि आपको एग्जाम में स्कोर करना है तो डेली रिवीजन, दूसरी बात प्रैक्टिस करते रहो। ये ऐसे नहीं कि आपने केवल रिवीजन पर ध्यान दिया आगे पढ़ ही नहीं रहो। क्या होता है, रिवीजन भी करना, प्रैक्टिस भी करते रहना, आगे बढ़ते रहना कि टॉपिक कवर करते रहना। फिर उसके बाद में आता है टेस्ट सीरीज। आप टेस्ट सीरीज भी अप्लाई कर सकते हो कि डेली लगभग 2 दिन में 1 दिन में टेस्ट देना होता है। बहुत सारे तो ऐसे होते हैं घबरा जाते हैं कि टेस्ट देने के टाइम पे कि टेस्ट तो नहीं दे सकते हैं, हिम्मत ही नहीं होती टेस्ट देने की जितनी। मैं खुद का बताता हूँ, टेस्ट तो मैं बिना पढ़े ही टेस्ट दे देता कई बार। तो कोई दिक्कत नहीं है, गलत होगा तो अपना वो यहाँ होगा, वहां थोड़ी होगा गलत। भाई गलत ही होगा तो यहाँ होगा। एग्जाम में हो सकता है कि आप सारे एक टाइम में एक साथ नहीं पढ़ सकते हो, तो कहीं ना कहीं तो एक टेस्ट ऐसा होगा जो आप 3-4 दिन पहले पढ़ा होगा या 2 दिन पहले पढ़ा होगा। तो क्या होता है उसमें आपको जैसे घबराने की बात नहीं कि हाँ यार गलत हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, गलत होगा नोट करो कि हाँ ये गलत हो गया, अगली बार गलत नहीं होना चाहिए। एक बार गलत हो गया टेस्ट में जितना आप इसको माइनर ध्यान रखो, उसमें सिली मिस्टेक हो जाती है कई बार कि यूनिट पूछे प्लस माइनस की, ठीक है, और क्या कर सकते हैं कि ट्रू फॉल्स है, उसमें क्या दिक्कत हो जाती है, उसका ध्यान रखो। फिर आपकी गाइडेंस की ये सबसे पहले कि जो फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं या अभी असिस्टेंट प्रोफेसर कर रहे हैं, जो स्टार्टिंग की है या आगे सेकंड ग्रेड करेंगे, तो आप उसको क्या करो, सबसे पहले सिलेबस का हर टॉपिक को टच करना सबसे बड़ी बात है। यदि आपने हर टॉपिक को टच कर लिया, इसका मतलब हो गया कि आपने 80% तक आप पहुंच सकते हो। ठीक है, 80% तक कैसे पहुंच सकते हैं कि हाँ उसमें फिर टच करने का मतलब हो गया कि आपने उसको पढ़ा है, याद रखा है। मेमोरी कमजोर है, कोई दिक्कत नहीं, आप 2 बार 3 बार बिना खाली पेज लो, उसको लिखो कि आज मैंने क्या पढ़ा है। शाम को आप 15 मिनट 20 मिनट लिखो कि मैंने क्या पढ़ लिया, क्या क्या याद है, क्या छूट गया, बिना देकर लिखो कि यदि ये पॉइंट छूट गया इसका मतलब ये मेरा वापस पढ़ना है इस टॉपिक को। यदि ये मेरे को याद नहीं, इसका मतलब जैसे मैं कह दूं मेरे को ज्योग्राफी में नदियां नहीं पता है कि किसकी सहायक नदी किसकी है, वो वाला शायद नदी इसमें जा रही है, इसका मतलब क्या करो, पहले दिन एक नदी की सहायक नदी याद करो, फिर दूसरे दिन क्या करोगे, दूसरी नदी की याद करो, फिर दोनों को एक साथ याद रखो, फिर तीसरी याद करो, फिर तीनों को साथ रखो। ऐसे क्या करोगे, आप एक एक पॉइंट को साथ कवर करोगे ना, तो फिर कई मिस्टेक नहीं होगी आपकी, एग्जाम में मिस्टेक नहीं होगी। एग्जाम में ऑटोमेटिक आपको एक ऑप्शन या 2 ऑप्शन ऐसे होते हैं जो आपको पता चलेगा ये तो होते ही भी नहीं है, उसका भी ध्यान रखो। ठीक है, और क्वेश्चन को पढ़ने से पता चल जाएगा कि इसकी फीलिंग क्या कर रही है। ठीक है, और डाटा याद मैक्सिमम क्या होता है, मैथ्स में आप यदि जो क्वेश्चन आपको ये नहीं आ रहा है या लेंथी है तो उसको आप याद रख सकते हो कि हाँ एक डायरी बनाते हो और शॉर्ट नोट की डायरी बनाते रहो, जितना डेली पढ़ो उसके शॉर्ट नोट बनाओ। कहने मतलब हो गया शॉर्ट नोट बनाओ, इसका मतलब होता है कि एक पेज में इस एक यूनिट का क्या कर दिया, खत्म कर दिया। ऐसा नहीं कि आपने शॉर्ट नोट में पूरी वापस किताब लिख दी। बिल्कुल एक चीज मैं भी ऐड करना चाहूंगा, सर बता रहे, मैं बार बार बोल रहा हूँ, मैथ्स के अगर आप स्टूडेंट हो, प्रैक्टिस के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। थ्योरी आप 50 बार पढ़ लेना, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आपको क्वेश्चन देखो ऐसे लगेगा कि क्वेश्चन देखा होगा करना कैसे। दूसरा, टेस्ट सीरीज के बारे में सर ने बता दिया है, पहले एक टेस्ट सीरीज रखो क्योंकि सर के पास समय ज्यादा था, फिर उन्होंने जीके में भी 4-5 ले ली, मैथ्स में भी 2-3 ले रखी थी सर ने। अगर आपके पास समय कम है तो एक टेस्ट सीरीज लो, जो आपको उचित लगे, जो आपको अच्छी लगे, टेस्ट जरूर देने। मैं भी खुद देख रहा हूँ सर टेस्ट सीरीज ले लेते हैं साथी, लेकिन देते नहीं, उनको लगता है पता नहीं टेस्ट में स्कोर कम आ जाएगा। स्कोर देखना नहीं है टेस्ट सीरीज में, टेस्ट सीरीज से ये सीखना है, टाइम मैनेज करना है, क्वेश्चन को जल्दी करना है, क्वेश्चन की फ्रेमिंग कैसे होती है। हो सकता है कई बार आपको क्वेश्चन डायरेक्ट मिल जाए, हो सकता है कई बार उस कंसेप्ट में मिल जाए, तो अगर आपका पहले सोल्व किया हुआ है क्वेश्चन तो वो बाद में आपको वहां पर टाइम में कम मिलेगा। रिवीजन के बिना कुछ हो ही नहीं सकता है, रिवीजन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। इसके अलावा सर एक चीज छोटा सा काफी साथियों के मन में आता, मेरे भी मन में रहता है, आप इसके बारे में क्या राय है कि असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए कोचिंग करना कहाँ तक क्या उचित? कोचिंग का मतलब होता है असिस्टेंट प्रोफेसर लगभग हर सब्जेक्ट में 20 यूनिट आती है, और 20 यूनिट में मानता हूँ किसी को नहीं आती है। कोई भी मैं सर पढ़ा रहे हैं तो सर मेरे को लगता है सर को भी नहीं आती होगी। जो सर टेस्ट सीरीज बना रहे तो वो भी सहायता लेके बनानी पड़ती है, क्योंकि किसी को नहीं आती। इसका मतलब हो गया एक व्यक्ति सारी नहीं पढ़ा सकता, इसका मतलब आपको पढ़ना है
तो अपने ग्रुप से पढ़ो। ग्रुप का मतलब होगा किसी न किसी का तो एक पॉइंट स्ट्रॉन्ग होगा, उससे आप डिस्कस कर सकते हो। और किसी दूसरे का, हाँ, यदि कोई पॉइंट ऐसा छूट गया आपसे तो आप देख सकते हो, किसी से सहायता ले सकते हो, आप प्रोफेसर से। पर आजकल लगभग मुझे लगा मिल जाता है, यूट्यूब मिल जाता है। कहने का मतलब ये है कि ज्यादा समय नहीं करना चाहिए। कुछ टॉपिक में समस्या है, जैसे मेरे मैं मानूं 20 टॉपिक में से 15 टॉपिक सही है, तो 5 टॉपिक के लिए पूरा टेस्ट सीरीज देखने मतलब टाइम वेस्ट ज्यादा है ना। ये चीजें कहना चाह रहे हो या कुछ और है? वही कि मतलब आप यहाँ ये नहीं कि आपने सारे दिन यूट्यूब खोल के बैठ गए, बिल्कुल नहीं करना। आपको क्या करना, जो टॉपिक कमजोर लगे उसको पढ़ो, आप नोट कर लिया आपने, फिर अगले दिन क्या करोगे, उसका रिवाइज करो, फिर अगला टॉपिक करो, उसको लिखो, उसका रिवाइज करो। ऐसे नहीं कि हो सकता है किसी को पढ़ावे का हो, उसका देख सकते हो, आपको अच्छा लगे तो कोई दिक्कत नहीं। बिल्कुल, अगर आपका बहुत ही कमजोर है, अगर बीएससी एमएससी बिल्कुल ही आपने प्राइवेट वगैरह की है तभी आप ज्वाइन करें, और मेरी भी ये सलाह रहेगी। अदरवाइज किसी कोचिंग को ज्वाइन करने की आवश्यकता नहीं। सेम फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड के भी लिए भी जो लग रहा अभी आपको, मुझे यूजी पार्ट नहीं आ रहा, मुझे पीजी पार्ट नहीं आ रहा, मुझे 11th 12th का पार्ट नहीं आ रहा, तो वही ज्वाइन करें। अदरवाइज क्या है कि साल भर तक तो आपका कोर्स ही कंप्लीट नहीं होगा। टेस्ट सीरीज मैं खराब भी नहीं बता रहा हूँ, ये नहीं कि मैं टेस्ट सीरीज के या सॉरी इसके ऑनलाइन क्लासेस के मैं खिलाफ नहीं हूँ, बिल्कुल खिलाफ नहीं हूँ। बट अगर आप ये देखो कि कहाँ तक आपको जरूरत है, ये नहीं कि उसने ज्वाइन कर रखी तो मैं भी ज्वाइन करूँ। जो कमजोर पार्ट है वो कर सकते हैं, अदरवाइज सेल्फ स्टडी से बेस्ट कुछ भी नहीं है। जितनी आप बुक्स पढ़ोगे वो आपको ज्यादा फायदा होगा। इसके अलावा कुछ सर और एड करना चाहते हो? और तो सर क्या बताओ, आपको ट्यूशन छूट गया वो बच्चों का? मुझे लग रहा है ट्यूशन तो लगभग कर लिए हैं, काफी ट्यूशन आए थे। बाकी हमारे साथ और भी साथी जुड़े थे पहले, अनुपम जी, सीताराम जी, अजेंद्र जी, तो उन्होंने बता दिए थे लगभग। मुझे लगता है कि ज्यादा कुछ डाउट है नहीं। फिर भी आपके मन में कुछ सवाल हो तो सर का चैनल है, उसके अलावा अपना टेलीग्राम चैनल राधे अकेडमी मैथमेटिक्स, उसके अलावा अपना इस जो आपका वीडियो है इस पे कमेंट कर सकते हो। सर अपने साथ हमेशा जुड़े रहेंगे। एक दोस्त की बात हुई, एक मेंटर की बात हुई, आपको जो भी डाउट हो आप पूछ सकते हैं, नो डाउट। सर हमेशा तैयार रहते हैं सभी के लिए। तो सर एक बार पुनः है पूरे राम परिवार की तरफ से, राधे अकेडमी मैथमेटिक्स की तरफ से आपका बहुत बहुत आभार। एक छोटी सी रिक्वेस्ट पर आप हाजिर होंगे, और जो हमारे साथी तैयारी कर रहे थे कम समय के अंदर, उनको मुझे लग रहा है जो आपने चीजें बताई हैं, चाहे वो जीके हो चाहे आपने मैथ्स के अंदर, वो काफी उनको वो बेनिफिट देंगे और वो सिलेक्ट होंगे, और वो जरूर एक दिन यहाँ पर आएंगे आपसे मिलने और आपसे तो धन्यवाद सभी साथियों का, सुना इसके लिए धन्यवाद, गौर से सुना उसके लिए और भी ज्यादा धन्यवाद आपने। चलो सभी साथियों को आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, और मिलते रहेंगे इसी प्रकार की कड़ी में आगे। और भी जो अपने साथी हैं वो आते रहेंगे और उनके एक्सपीरियंस है वो आपके साथ शेयर करेंगे। अच्छे से तैयारी करो, ज्यादा समय नहीं है, इसलिए बी पॉजिटिव, और जो आपके पास है वो सीमित है, उसको बार बार रिवाइज है वो करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद।